हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं तुम सभी लोगों के लिए डीडीएम का चैप्टर नंबर 107 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो अगर तुमने इसके पिछले चैप्टर्स नहीं देखे तो पहले जाकर वो देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर तुम चैनल पर न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिल जाए। और अगर तुम चैनल पर पुराने भी हो और अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया तो जरूर से दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हें ही मिले। खैर, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। अब वीडियो शुरू करते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें असल को उसी अंडर वाटर केव की तरफ बढ़ते हुए दिखाया जाता है। और क्योंकि वो वाटर ब्रीथिंग और टेम्परेचर मेंटेनिंग मैरिस्पल को एक साथ यूज कर रहा था तो इस वजह से उसे काफी ज्यादा दिक्कत आने लगती है। लेकिन फिर भी हिम्मत ना हारते हुए उस अंडर वाटर केव में आगे की तरफ बढ़ता रहता है और आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने मन ही मन में सोच रहा था कि ये ट्रायल के लिहाज से काफी ज्यादा मुश्किल है। और तभी अचानक हम देखते हैं कि अचानक से कुछ आइस शैकल से रसल पर अटैक होता है। जिन अटैक्स को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर रसल काफी ज्यादा जल्दी से अपने सामने एक शील्ड बना देता है, मगर कुछ ही आइस शैकल्स के अटैक में वो शील्ड चकनाचूर हो गई। और इसी के साथ हम देखते हैं कि कुछ आइस शैकल्स रसल के काफी ज्यादा करीब आ चुके थे, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा जल्दी से एक मैरिस्वेल एक्सल है इसका इस्तेमाल करते हुए उस अटैक से काफी ज्यादा दूर आ गया। और उस जगह से निकलकर वो राहत की सांस लेते हुए ये कह ही रहा था, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे 10 सालों की जिंदगी कम हो चुकी है। मगर तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे काफी बड़ी बड़ी शार्क्स आ चुकी थी और इन शार्क्स को इस लेक में देखकर काफी ज्यादा हैरान होकर रसल कहने लगा कि ये यहाँ पर क्या कर रही हैं। लेकिन शायद इस वक्त कुछ सोचने का टाइम नहीं था, क्योंकि हम देखते हैं कि वो शार्क्स काफी तरह गुस्सा होकर रसल पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगती हैं। और उन शार्क्स को इतना रेकलेसली उस पर अटैक करता हुआ देखकर रसल काफी जल्दी से अपने सामने एक शील्ड बना देता है। और इसी के साथ उन शार्क्स की अटैक पावर को देखते हुए अपने मन ही मन में कह रहा था, ये कोई ऑर्डिनरी शार्क्स नहीं लगती, क्योंकि इनका एक ही अटैक मेरी शील्ड को तोड़ रहा है। और जहाँ रसल को एक ही शार्क से लड़ने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके पीछे और भी काफी ज्यादा शार्क्स थी, जिन्हें देखते हुए रसल भी अपने मन ही मन में सोचने लगता है, जितने ज्यादा मैं यहाँ पर रुकूंगा सिचुएशन और भी ज्यादा खराब होती जाएगी। अगर ऐसा है, ये कहते हुए रसल अपने एक मैरिस्पेल आइसिकल फ्लैंक्स का इस्तेमाल करते हुए उन शार्क्स पर हमला कर देता है। अगर ऐसा है तो मुझे एक ही स्ट्राइक में इन सभी को निपटाना होगा। उन शार्क्स पर हमला करने के बाद थोड़ी देर पहले सीखे हुए मैरिस्पेल को याद करते हुए अपने मन ही मन में कहने लगता है, अगर मैं यहाँ पर मौजूद बचे कुछ ईमानों को इस्तेमाल करते हुए उस फार्मूले का भी यूज करूँ तो मैं एक न्यू अटैक बना सकता हूँ। अपने मन में ये सब कुछ सोचने के बाद रसल वहाँ पर उसका प्रैक्टिकल करते हुए न्यू मैरिस्पेल इजाद कर देता है। और रसल के इस न्यू मैरिस्पेल की वजह से वहाँ पर मौजूद सभी के सभी शार्क्स एक ही अटैक में मारी गई थी। और उन शार्क्स को खत्म करने के फौरन ही बाद रसल को वहाँ से निकलने का एग्जिट भी मिल गया था। और अंडर वाटर से बाहर आने के बाद रसल जोर जोर से हाँफते हुए उस जगह को देखते हुए कहने लगा, पूरी जिंदगी में मैंने कभी भी इतनी ज्यादा शार्क्स को हैंडल नहीं किया था। लेकिन वहाँ पर मौजूद किसी चीज को चमकता हुआ देखकर अचानक से कहता है, क्या वो चाहते हैं कि मैं इस केव में अंदर की तरफ जाऊं? और फिर हम देखते हैं कि रसल कांपते हुए उस केव के अंदर जाना शुरू कर देता है। जितना ज्यादा मैं अंदर जाता जा रहा हूँ ये ठंड बढ़ती हुई जा रही है। और फिर आगे बढ़ते बढ़ते अचानक से आइस ड्रैगन के बारे में सोचते हुए कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि वो जिंदा होगा या फिर नहीं, लेकिन मुझे इस चीज के बारे में जरूर पता है कि मुझे वहाँ पर भी एक हॉर्न जरूर मिलने वाला है। और हम देखते हैं कि रसल की प्रेडिक्शन बिल्कुल सही भी होती है, क्योंकि जैसे ही रसल उस जगह पर पहुंचा तो उसके सामने आइस ड्रैगन का हॉर्न ही था। और इसी के साथ हमें एक सिस्टम विंडो दिखाई जाती है जहाँ पर रसल को मिशन कंप्लीट होने का नोटिफिकेशन आया था। और आइस ड्रैगन के हॉर्न को देखते हुए रसल एक स्माइल के साथ कहता है, तो फाइनली मुझे आइस ड्रैगन का हॉर्न मिल चुका है, चलो फिर इसे अब्सॉर्ब भी आ जाए। और जैसे ही रसल ने उस आइस ड्रैगन का हॉर्न को अब्सॉर्ब करना स्टार्ट किया तो कुछ सिस्टम विंडोज में बताया जाता है कि तुम्हारी करंट एबिलिटीज एक्सट्रीमली हाई है, तो तुम इस ड्रैगन हॉर्न को पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर सकते हो। एंड एक मिनट मेरी बात सुन लो, आज से पहले जब भी रसल किसी ड्रैगन के हॉर्न को अब्सॉर्ब करता तो सिस्टम विंडो में कभी भी ऐसा शो नहीं हुआ कि उसने उस ड्रैगन हॉर्न को पूरी तरह से अब्सॉर्ब किया हो। हर बार वो हाफ को अब्सॉर्ब करता और हाफ पावर उसके पोटेंशियल में ऐड हो जाती। लेकिन इस बार के सिस्टम विंडो में बताया गया है कि रसल इस पूरे के पूरे आइस हॉर्न को अब्सॉर्ब कर सकता है। खैर, एक्सप्लेनेशन वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइस ड्रैगन हॉर्न की इतनी ज्यादा इंटेंस पावर को देखकर रसल भी अपने मन ही मन में सोचने लगता है, मैंने नहीं सोचा था कि आइस ड्रैगन की पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। अगर मैं इस माना को इसी तरह एक्सेप्ट करता गया तो मेरी पूरी की पूरी बॉडी फ्रीज हो जाएगी। सबसे पहले मुझे अपनी बॉडी में फायर एनर्जी को दौड़ाना होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि इस एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस की वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा जोर जोर से हलचल होना शुरू हो गई थी। और इतनी ज्यादा पावर लगाने के बावजूद भी जब वो उस पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता तो सारी की सारी माना को अपनी अनलॉक माना वेन में ट्रांसफर करना शुरू कर देता है, जिस चीज की वजह से रसल को काफी ज्यादा दर्द तो हो रही थी, लेकिन इस चीज को एंड्योर करते हुए वो इस प्रोसेस को कायम रखते हुए इस आइस हॉर्न को एब्जॉर्ब करने में लगा रहता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि रसल की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और इतनी सारे दर्द को एंड्योर करने के बाद आखिरकार ये प्रोसेस खत्म हो जाता है। मगर एट द एंड हमें दिखाया जाता है कि जिस जगह पर ये सारे के सारे प्रोसेस हो रहा था वहाँ पर एक अजीब सा अंडा था। इसी के साथ से शीट होता है और हमें प्रिंसेस गेट को दिखाया
दिखाया जाता है जो कि मास्टर डारिया को बता रही थी। इस बार मैं सोचना कि एक रीजन को इतना ज्यादा काम करना पड़ता है। मैं इसके लिए तैयार तो थी, लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा मुश्किल है। जिस पर मास्टर डारिया कहने लगती हैं कि तुम्हें काफी ज्यादा टेरिटरीज के टैक्सेस, एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी, वेलफेयर और डिप्लोमेसी जैसी चीजों को संभालना होता है, और इसी वजह से तो मैं तुम्हें असिस्ट कर रही हूँ। मास्टर डारिया की इस बात को सुनकर अचानक से प्रिंसेस कहने लगती हैं कि ऐसी बात नहीं है, बस मुझे एम्पायर की शेर को देखकर थोड़ी सी चिंता होती है, क्योंकि एक तो वहाँ पर सिविल वार चल रहा है और दूसरा ये है कि वो कल्टिस्ट के साथ मिले हुए हैं। मैं क्या करूं? प्रिंसेस गेट ये सब कुछ यादव काफी ज्यादा बड़ी नजर आ रही थी, जिस पर मास्टर डारिया उसे दिलासा देते हुए कहने लगती हैं कि हमारा मैसेंजर काफी जल्दी यहाँ पर पहुंचता होगा, तो आपको इतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मास्टर डारिया ये सब कुछ कह रही थी, तभी जहाँ से पीछे से कोई यादव कहता है जो हाइनेस एम्पायर की तरफ से एक अर्जेंट मैसेज आया है, और उस मैसेज को पढ़ने के बाद प्रिंसेस गेट काफी ज्यादा डरने के साथ साथ काफी ज्यादा शौक भी हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और अचानक से प्रिंसेस के बदलते हुए रिएक्शन को देखकर मास्टर डारिया भी उससे पूछ रही थी कि ऐसा क्या हो गया कि आप अचानक से इतनी ज्यादा परेशान हो गई हैं। तो प्रिंसेस केट बताती है कि फिफ्थ प्रिंस ने अपने सभी के सभी भाइयों को मारने के बाद थ्रोन अपने नाम कर लिया है, और इसी के साथ फिफ्थ प्रिंस की आर्मी को जो लीड कर रहा था वो एक डेथ नाइट था। और ना सिर्फ ये, जिस वक्त फिफ्थ प्रिंस ने थ्रोन पर कब्जा किया, लेकिन इसी के साथ उसने ब्लैक टावर की एग्जिस्टेंस की ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी। और एक तरफ जहाँ प्रिंसेस काफी ज्यादा वरीड होकर ये सब कुछ बता रही थी, तो दूसरी तरफ मास्टर डारिया भी कहने लगते हैं काफी सारा देर से कल्टिस्ट इस ब्लैक टावर को बनाना चाहते थे, और जैसा कि एम्पायर अब ब्लैक टावर को सपोर्ट कर रहा है, तो इसका साफ साफ मतलब यही बनता है कि उन्होंने कल्टिस्ट से हाथ मिला दिया है। मास्टर डारिया की इस बात को सुनकर प्रिंसेस काफी ज्यादा परेशान होकर कह रही थी, इसका मतलब है कि एम्पायर अब उन कल्टिस्ट के हाथ में आने वाला है। तो मास्टर डारिया भी कहने लगती हैं कि इस चीज की वजह से एम्पायर की मेडी कम्युनिटी को एक बहुत बड़ा बैकलैश मिलने वाला है, क्योंकि बिल्कुल हमारी ही तरह वो ब्लैक टावर की एग्जिस्टेंस पर उंगली उठाएंगे, और स्पेशली एम्पायर के येलो टावर का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मेज यानी कि 8 सर्कल का मैजिशियन रोड्रिक आर्मस्ट्रांग इस चीज के खिलाफ होगा, मगर उसके लिए भी इंटायर मेडिकल कम्युनिटी को संभालना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। इसके साथ से शिफ्ट होता है, हमें उसी आर्मस्ट्रांग को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा फटी पुरानी हालत में मौजूद था, और इसी के साथ हम देखते हैं कि आर्मस्ट्रांग कितनी ज्यादा बुरी हालत करने वाला कोई और नहीं बल्कि फॉलन ड्रैगन रजिस्टर था, जो कि आर्मस्ट्रांग को इतने गंदे तरीके से इंजर्ड करने के बाद कह रहा था। मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि इस बार मैं सोच रहा है कि एम्पायर का सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट मैच काफी ज्यादा आसानी से हार गया। कितना शर्मनाक है। मगर तभी से पीछे से कोई आता ही कहने लगता है, बस काफी हुआ ज़ेलियन, तुम्हें जब पता था कि ये काम करने के बाद तुम नहीं बचोगे, तो फिर भी तुमने ऐसा काम क्यों किया लॉर्ड रोड्रिक? और हम देखते हैं वो पर्सन, या फिर कहूँ कि फिफ्थ प्रिंस उसके बालों से पकड़ते हुए से कहता है, तुम्हें तो ताकत की भी भूख नहीं थी, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा काम क्यों किया? और वैसे भी तुमने ही कहा था कि तुम्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन एम्परर बनता है। जिस पर रोड्रिक, जो कि काफी ज्यादा बड़ी पुरानी हालत में मौजूद था, उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहने लगता है, फिफ्थ प्रिंस एक ऐसा बंदा था जो कि सभी छोटे बड़े बेग्स की मदद करता। वो हमेशा से काफी तरह काइंड और राइटियस बात को फॉलो करने वाला था, और तुम फिफ्थ प्रिंस नहीं हो सकते। आखिर तुमने फिफ्थ प्रिंस के साथ क्या किया? रोड्रिक इस बात को सुनते हुए फिफ्थ प्रिंस अपने चेहरे पर एक स्माइल लाते हुए कहता है, हाँ, मैं फिफ्थ प्रिंस नहीं हूँ, बल्कि मैंने तो उसकी कॉन्शियसनेस डिवोट कर ली। और फिफ्थ प्रिंस, या फिर कहूँ कि उसकी बॉडी के अंदर मौजूद उस एंटिटी का ये कह रहा था। हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो, और हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। सो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय। और हाँ, सेकंड चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी जाकर सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।